मुझे जॉन डी रॉकेफेलर का ये कथन दोहराना अच्छा लगता है, मैं हमेशा हर विपदा को अवसर में बदलने की कोशिश करता था। और जापानी अमेरिकी होने के नाते मैं ये कह सकता हूं, कई लोग कहते हैं कि पर्ल हार्बर अमेरिकी गलती थी। मैं कहता हूं कि ये जापानी गलती थी। टोरा 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 फिल्म में एक गंभीर जापानी एडमिरल अपने उत्साह बढ़ाने वाले अधीनस्थों से कहता है, मुझे डर है कि हमने एक सोए हुए दैत्य को जगा दिया है। पर्ल हार्बर को याद रखो, ये एक प्रेरक नारा बन गया। इसने अमेरिका के भारी नुकसान को विजय के कारण में बदल दिया। इस भारी पराजय ने अमेरिका को शक्ति दी और अमेरिका जल्द ही विश्व महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। असफलता विजेताओं को प्रेरित करती है और असफलता पराजितों के हौसले पस्त कर देती है। ये विजेताओं का सबसे बड़ा रहस्य है। ये वो रहस्य है जिसे हारने वाले नहीं जानते। विजेताओं का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि असफलता जीतने के लिए प्रेरित करती है, इसीलिए उन्हें हार से डर नहीं लगता। मैं फ्रैंक टॉरकेंटन के उद्धरण को दोहराना चाहता हूं, जीतने का मतलब है हारने से नहीं डरना। फ्रैंक टॉरकेंटन जैसे लोग हारने से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वो जानते हैं कि वो कौन है। वो हारने से नफरत करते हैं, इसलिए वो जानते हैं कि हारने से उन्हें बेहतर बनने की ही प्रेरणा मिलेगी। हारने से नफरत करने और हारने से डरने के बीच एक बड़ा फर्क होता है। अधिकतर लोग पैसे गंवाने से इतना ज्यादा डरते हैं कि वो हार जाते हैं। वो एक डुप्लेक्स की वजह से दिवालिया हो जाते हैं। वित्तीय दृष्टि से वो जीवन को बहुत सुरक्षित और बहुत छोटे स्तर पर खेलते हैं। वो बड़े मकान और बड़ी कारें तो खरीद लेते हैं, लेकिन बड़े निवेश नहीं खरीदते। 90% अमेरिकी जनता पैसे के लिए संघर्ष करती है। इसका मुख्य कारण ये है कि वो हार से बचने के लिए खेलते हैं। वो जीतने के लिए नहीं खेलते। वो अपने वित्तीय नियोजकों या अकाउंटेंट्स या स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाकर एक संतुलित पोर्टफोलियो खरीद लेते हैं। ज्यादातर के पास बहुत सारी नकदी, एफडी, कम ब्याज वाले बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स और कंपनियों के कुछ शेयर होते हैं। ये एक सुरक्षित और समझदारी भरा पोर्टफोलियो है, लेकिन ये विजेता का पोर्टफोलियो नहीं है। ये तो उस व्यक्ति का पोर्टफोलियो है जो हार से बचने के लिए खेल रहा है। मुझे गलत ना समझें, शायद ये बाकी की 70% जनसंख्या से बेहतर पोर्टफोलियो है। कितनी डराने वाली बात है। और सुरक्षित पोर्टफोलियो होना पोर्टफोलियो न होने से बेहतर है। बहरहाल ये उस व्यक्ति के लिए बेहतरीन पोर्टफोलियो है जो सुरक्षा से प्रेम करता है, लेकिन सुरक्षात्मक अंदाज में खेलना और अपने निवेश पोर्टफोलियो को संतुलित करना वो तरीका नहीं है जिससे सफल निवेशक खेल को खेलते हैं। अगर आपके पास कम पैसा है और आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको संतुलित नहीं, केंद्रित बनना होगा। किसी भी सफल व्यक्ति को देख लें, आपको दिख जाएगा कि शुरुआत में वो संतुलित नहीं थे। संतुलित लोग कहीं नहीं पहुंच पाते, वो एक ही जगह पर रुके रहते हैं। प्रगति करने के लिए आपको पहले थोड़ा असंतुलित होना पड़ता है। अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो खुद पैदल चलकर देख लें। थॉमस एडिसन संतुलित नहीं थे, वो केंद्रित थे। बिल गेट्स संतुलित नहीं थे, वो केंद्रित थे। डोनाल्ड ट्रंप केंद्रित हैं। जॉर्ज सोरोस केंद्रित हैं। जॉर्ज पैटर्न ने अपने टैंकों को बहुत बड़े दायरे में नहीं फैलाया, उन्होंने उन्हें एक जगह केंद्रित किया और जर्मन सेना के कमजोर हिस्सों को उड़ा डाला। मैजिनाट लाइन के मामले में फ्रांसीसियों ने अपने सैन्य बल को छितरा लिया था और आप जानते ही हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। यदि आप में अमीर बनने की इच्छा है तो आपको केंद्रित होना होगा। वो ना करें जो गरीब और मध्यम वर्गीय लोग करते हैं। बहुत सी टोकरियों में थोड़े थोड़े अंडे रखना। बहुत सारे अंडे थोड़ी सी टोकरियों में रखें और केंद्रित हो जाएं। एक ही दिशा में चलते रहें जब तक कि सफल न हो जाएं। यदि आपको हारने से नफरत है तो सुरक्षात्मक खेलें। अगर हारने से आप कमजोर बनते हैं तो सुरक्षात्मक खेलें। संतुलित निवेश का रास्ता चुनें। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा है और जोखिम उठाने से आपको डर लगता है तो बदलने की जरूरत नहीं है।
सुरक्षात्मक ही खेलते रहें, बस जल्दी शुरुआत कर दें। अपने रिटायरमेंट के अंडे जल्दी इकट्ठे करना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें समय लगेगा। लेकिन अगर आपके मन में आज़ादी के सपने हैं और चूहा दौड़ से बाहर निकलने की आप हसरत रखते हैं, तो खुद से पहला सवाल ये पूछें, मैं असफलता पर कैसे प्रतिक्रिया देता हूं? अगर असफलता आपको जीतने के लिए प्रेरित करती है, तो शायद आपको इस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ शायद। अगर असफलता आपको कमजोर बनाती है या इसकी वजह से आप बौखला जाते हैं, उस बिगड़ैल बच्चे की तरह जो कोई चीज गलत होने पर हर बार मुकदमा दायर करने के लिए वकील ढूंढता है, तो इसे सुरक्षात्मक अंदाज में ही खेलें। दिन की नौकरी करते रहें या बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स खरीदें। याद रखें, हालांकि तुलनात्मक रूप से ये ज्यादा सुरक्षित होते हैं, मगर इन वित्तीय साधनों में भी जोखिम होता है। मैं टैक्सेस और फ्रैंक टारकेंटन का जिक्र करते हुए ये सब इसलिए कहता हूं क्योंकि संपत्ति वाले कॉलम को भरना आसान है। ये दरअसल कम बुद्धि का खेल है। इसमें ज्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं है। 5वीं ग्रेड का गणित का विद्यार्थी भी ये कर सकता है, लेकिन अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाना एक ऐसा खेल है जिसमें नजरिया काफी बड़ी भूमिका निभाता है। इसमें साहस, धैर्य और असफलता के प्रति बेहतरीन नजरिए की जरूरत होती है। पराजित लोग असफल होने से कतराते हैं और असफलता पराजितों को विजेताओं में बदल सकती है। एलेमो को याद करो। निराशावाद को पार करना। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। हम में से ज्यादातर लोग उस छोटे मुर्गे की कहानी जानते हैं जो विनाश की चेतावनी देता हुआ दौड़ रहा था। हम सभी ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं। हम में से हर एक के भीतर एक छोटा मुर्गा रहता है। जैसा मैंने पहले बताया था, निराशावादी व्यक्ति दरअसल एक छोटा मुर्गा होता है। जब शंका और डर हमारे विचारों पर हावी हो जाते हैं, तो हम सभी छोटे मुर्गे की तरह बन जाते हैं। शंकाएं हम सभी के मन में होती हैं। मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, अमुक मुझसे बेहतर है। हमारी शंकाएं हमें निष्क्रिय बना देती है। हम क्या होगा वाला खेल खेलने लगते हैं। अगर मेरे निवेश करने के ठीक बाद अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई तो क्या होगा? अगर मेरा नियंत्रण खत्म हो जाए और मैं समय पर पैसे ना लौटा सकूं तो क्या होगा? अगर चीजें मेरी योजना के हिसाब से नहीं होती हैं तो क्या होगा? या हमारे मित्र या प्रियजन भी हमें अपनी कमियों की याद दिला सकते हैं। वो अक्सर कहते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ये कर सकते हो? अगर ये विचार इतना ही बढ़िया होता तो अब तक इसे किसी दूसरे ने क्यों नहीं किया? ये कभी कारगर नहीं होगा। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस बारे में बोल रहे हो। शंका के ये तीर अक्सर इतने तीखे होते हैं कि हम काम शुरू ही नहीं करते हैं। हमारे दिल में डर बैठ जाता है। कई बार तो हमारी नींद भी उड़ जाती है। हम आगे कदम ही नहीं उठा पाते हैं, इसलिए हम सुरक्षित चीजों के साथ ही बने रहते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि अवसर हमारे पास से गुजर जाते हैं। हम जीवन को पास से गुजरते देखते हैं और अपने भयभीत दिल के साथ अकर्मण्य अवस्था में बैठे रहते हैं। हम सभी ने अपने जीवन में किसी न किसी समय ऐसा महसूस किया है, कुछ ने कम तो कुछ ने ज्यादा। फिडेलिटी मेजेलन म्यूचुअल फंड के मशहूर मैनेजर पीटर लिंच आसमान गिरने की चेतावनियों को शोर कहते थे, जो हम सभी सुनते हैं। शोर या तो हमारे दिमाग के अंदर उत्पन्न होता है या फिर ये बाहर से आता है, अक्सर मित्रों, परिवार वालों, सहकर्मियों और मीडिया से। लिंच सन 1950 के दशक का वो समय याद करते हैं जब परमाणु युद्ध का जोखिम समाचार पत्रों में इतना ज्यादा प्रचारित किया गया कि लोग रक्षात्मक कक्ष बनवाने लगे थे और भोजन पानी इकट्ठा करने लगे थे। अगर रक्षात्मक कक्ष बनवाने के बजाय उन्होंने उस पैसे का शेयर बाजार में समझदारी से निवेश किया होता तो संभवतः आज वो आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होते। जब किसी शहर में हिंसा भड़कती है तो पूरे देश में रिवॉल्वरों की बिक्री बढ़ जाती है। वॉशिंगटन राज्य में एक व्यक्ति हैमबर्गर मीट से मर जाता है, जिसके बाद एरिज़ोना हेल्थ डिपार्टमेंट सभी रेस्तराओं को आदेश देता है कि वो सभी तरह के मीट अच्छी तरह से पकाएं।
एक दवा कंपनी फरवरी में टीवी विज्ञापन देकर लोगों को सर्दी होते दिखाती है। नतीजा ये होता है कि सर्दी भी बढ़ जाती है और उस दवा की बिक्री भी। ज्यादातर लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि निवेश के मामले में संसार छोटे मुर्गों से भरा हुआ है जो चिल्लाते हुए घूम रहे हैं, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। और छोटे मुर्गों की बात का असर इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि हम में से प्रत्येक के भीतर एक छोटा मुर्गा छुपा रहता है। विनाश की अफवाहों और निराशा की बातों से आपके मन में शंका और डर पैदा न हो, इसके लिए अक्सर भारी साहस की जरूरत होती है। लेकिन हर समझदार निवेशक जानता है कि सबसे बुरे दिखने वाले समय दरअसल पैसे बनाने के सबसे अच्छे समय होते हैं। जब बाकी सभी लोग कदम बढ़ाने से बहुत डर रहे होते हैं तो वो ट्रिगर दबा देते हैं और उन्हें पुरस्कार मिल जाता है। कुछ समय पहले रिचर्ड नामक एक मित्र किम और मुझसे मिलने के लिए बॉस्टन से फीनिक्स आया। वो शेयरों और रियल एस्टेट में हमारे किए कामों से बहुत प्रभावित था। फीनिक्स में रियल एस्टेट के भाव मंदे चल रहे थे। हमने 2 दिनों से मौके की कई रियल एस्टेट जायदादें दिखाईं जहां हमारे हिसाब से कैश फ्लो और पूंजी वृद्धि के उत्कृष्ट अवसर थे। किम और मैं रियल एस्टेट एजेंट्स नहीं हैं, हम विशुद्ध निवेशक हैं। एक रिजॉर्ट कंपनी में 1 यूनिट तय करने के बाद हमने एजेंट को फोन किया जिसने उस दोपहर रिचर्ड को वो मकान बेच दिया। 2 बेडरूम के उस मकान की कीमत सिर्फ $42,000 थी, जबकि ऐसे ही मकान $65,000 में बिक रहे थे। उसे बढ़िया सौदा मिल गया था। रोमांचित होकर उसने इसे खरीद लिया और बॉस्टन लौट गया। 2 सप्ताह बाद एजेंट ने हमें फोन करके बताया कि हमारा दोस्त पीछे हट गया है। मैंने तुरंत फोन लगाकर कारण मालूम किया। उसने बस इतना ही कहा कि उसका पड़ोसी उसे बता रहा था कि ये एक बुरा सौदा था क्योंकि वो इसे बहुत महंगे में खरीद रहा था। मैंने रिचर्ड से पूछा कि क्या उसका पड़ोसी निवेशक है। रिचर्ड ने इस बात से इनकार किया। जब मैंने रिचर्ड से पूछा कि उसने पड़ोसी की बात क्यों मानी तो वो रक्षात्मक हो गया और उसने बस यही कहा कि वो ज्यादा जांच पड़ताल करना चाहता था। फीनिक्स में रियल एस्टेट बाजार ने पलटी खाई और कुछ ही साल बाद वो छोटा मकान हर महीने $1,000 किराया देने लगा। ठंड के महीनों में $2,500। मकान की कीमत अब बढ़कर $95,000 हो गई थी। रिचर्ड को तो बस $5,000 डाउन पेमेंट देना था और उसके चूहा दौड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती। वो आज तक कुछ नहीं कर पाया है। रिचर्ड के पीछे हटने से मुझे ताज्जुब नहीं हुआ। इसे खरीदार का अफसोस कहा जाता है और ये हम सभी को प्रभावित करता है। छोटा मुर्गा जीत गया और स्वतंत्रता का अवसर चला गया। एक और उदाहरण देखिए। मैं अपनी संपत्तियों का एक छोटा हिस्सा एफडी के बजाय टैक्स लियन सर्टिफिकेट में रखता हूं। मुझे हर साल 16% की कमाई होती है जो निश्चित रूप से एफडी पर बैंक की ब्याज दर से ज्यादा होती है। सर्टिफिकेट्स रियल एस्टेट की तुलना में सुरक्षित होते हैं और राज्य के कानून द्वारा संरक्षित भी रहते हैं और ये भी ज्यादातर बैंकों से बेहतर है। वो जिस फॉर्मूले पर खरीदे जाते हैं उसकी वजह से वो सुरक्षित होते हैं, बस उनमें तरलता यानी तत्काल बेचने की सुविधा नहीं होती है। इसलिए मैं उन्हें 2 से 7 साल तक की एफडी मानता हूं। हर बार जब मैं किसी को बताता हूं कि मैं अपने पैसे को किस तरह रखता हूं तो लोग मुझसे कहते हैं कि ये खतरनाक है, खास तौर पर तब जब उनका खुद का पैसा एफडी में लगा हो। वो मुझे बताते हैं कि मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। जब मैं उनसे पूछता हूं कि उन्हें ये ज्ञान कहां से मिला तो वो किसी मित्र या निवेश पत्रिका का हवाला देते हैं। उन्होंने ये काम कभी नहीं किया है, लेकिन वो काम करने वाले आदमी को वो बता रहे हैं कि उसे क्या क्यों नहीं करना चाहिए। मैं 16% की न्यूनतम आमदनी की उम्मीद करता हूं, लेकिन शंका से भरे लोग इससे कहीं ज्यादा मुनाफे को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। शंका महंगी साबित होती है। मेरा मानना है कि यही शंकाएं और निराशावाद ही ज्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखता है और उन्हें सुरक्षात्मक खेल खेलने पर विवश करता है। असल संसार इंतजार कर रहा है कि आप अमीर बने।
सिर्फ आपकी शंकाएं ही आपको गरीब रखे हुए हैं। जैसा मैंने कहा था, चूहा दौड़ से बाहर निकलना तकनीकी दृष्टि से आसान होता है। इसमें ज्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं होती, लेकिन अपनी शंकाओं के कारण ही ज्यादातर लोग निष्क्रिय रहते हैं और चूहा दौड़ से बाहर नहीं निकल पाते। अमीर डैडी कहते थे, निराशावादी कभी नहीं जीतते हैं। अनियंत्रित शंका और डर के कारण इंसान निराशावादी बन जाता है। निराशावादी आलोचना करते हैं, जबकि विजेता विश्लेषण करते हैं। अमीर डैडी स्पष्ट करते थे कि आलोचना आंखें बंद कर देती है, जबकि विश्लेषण उन्हें खोल देता है। विश्लेषण से विजेताओं को यह देखने की अनुमति मिलती है कि आलोचक अंधे हैं। इसकी बदौलत वो उन अवसरों को भी देख लेते हैं जो किसी दूसरे को नहीं दिख पाते, और दूसरे लोग जिन मौकों को नहीं देख पाते, उन्हें देखने की क्षमता हर तरह की सफलता की कुंजी है। जो भी व्यक्ति वित्तीय स्वतंत्रता चाहता है, उसके लिए रियल एस्टेट एक शक्तिशाली निवेश साधन है। ये एक अनूठा निवेश साधन है, लेकिन जब भी मैं रियल एस्टेट के साधन का जिक्र करता हूं, मुझे प्रायः ये सुनने को मिलता है, मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता। इसी को पीटर लिंच शोर कहते हैं। इसी को मेरे अमीर डैडी निराशावादी के बहाने कहते थे। वो व्यक्ति जो आलोचना करता है और विश्लेषण नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग पर शंकाओं और डरों का पर्दा पड़ जाता है, जिस वजह से वो अपनी आंखें नहीं खोल पाता। जब कोई कहता है मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, तो मेरा मन होता है कि मैं पलट कर सवाल करूं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये मेरा प्रिय काम है? वो दरअसल ये कह रहे हैं कि उन्हें जो चाहिए, टॉयलेट उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं चूहा दौड़ से स्वतंत्र होने के बारे में बात करता हूं और उनका ध्यान टॉयलेट पर केंद्रित होता है। इसी विचार प्रक्रिया के चलते ज्यादातर लोग गरीब बने रहते हैं। वो विश्लेषण करने के बजाय आलोचना करते रहते हैं। अमीर डैडी कहा करते थे, तुम्हारी सफलता की कुंजी मैं नहीं करना चाहता में छिपी है। मैं भी टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, इसलिए मैं एक प्रॉपर्टी मैनेजर खोजने के लिए अच्छी मेहनत करता हूं, जो टॉयलेट ठीक करने का काम संभाल ले। मकानों या अपार्टमेंट को संभालने वाला बेहतरीन प्रॉपर्टी मैनेजर खोजने से मेरा कैश फ्लो बढ़ जाता है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बेहतरीन प्रॉपर्टी मैनेजर मुझे बहुत ज्यादा रियल एस्टेट खरीदने का मौका देता है, क्योंकि मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता। बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर रियल एस्टेट के क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। अच्छा मैनेजर खोजना मेरे लिए अच्छी रियल एस्टेट खोजने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बेहतरीन प्रॉपर्टी मैनेजर को अक्सर बेहतरीन सौदों के बारे में रियल एस्टेट से पहले जानकारी मिल जाती है, जिससे वो और भी मूल्यवान बन जाता है। तुम्हारी सफलता की कुंजी मैं नहीं करना चाहता में छिपी है। इससे अमीर डैडी का यही मतलब था। चूंकि मैं भी टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने पता लगाया कि किस तरह ज्यादा रियल एस्टेट खरीदी जाए और चूहा दौड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया तेज की जाए। जो लोग लगातार कहते रहते हैं मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, वो अक्सर खुद को इस शक्तिशाली निवेश साधन से वंचित रखते हैं। उनके लिए टॉयलेट उनकी स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शेयर बाजार में मैं अक्सर लोगों को कहते सुनता हूं, मैं अपने पैसे नहीं गंवाना चाहता। देखिए, उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं या कोई दूसरा व्यक्ति पैसा गंवाना चाहता है? वो सिर्फ इसलिए पैसे नहीं बना पाते क्योंकि वो पैसा न गंवाने का चुनाव करते हैं। विश्लेषण करने के बजाय वो एक और शक्तिशाली निवेश साधन यानी शेयर बाजार की ओर आंखें मूंद लेते हैं। कुछ साल पहले मैं अपने मित्र के साथ नजदीकी गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था। उसने बोर्ड पर नजर डालकर देखा कि गैस का भाव ऊपर जा रहा था और ऑयल के भाव का भी यही हाल था। मेरा मित्र चिंता का कीड़ा या छोटा मुर्गा है। उसके हिसाब से आसमान हमेशा गिरने वाला होता है और यह आमतौर पर उसी के सर पर गिरता है। जब हम घर लौटे तो उसने मुझे तमाम आंकड़े दिखाए कि तेल का भाव अगले कुछ सालों में ऊपर क्यों जाने वाला है। मैंने वो आंकड़े पहले कभी नहीं देखे थे, हालांकि मेरे पास एक ऑयल कंपनी के काफी सारे शेयर पहले से ही थे। ये जानकारी मिलने के बाद मैंने तुरंत एक नई सस्ते शेयरों वाली ऑयल कंपनी खोजी, जो तेल के कुछ भंडार खोजने वाली थी। मेरा ब्रोकर इस नई कंपनी को लेकर खासा रोमांचित था और मैंने 65 सेंट प्रति शेयर के भाव पर 15,000 शेयर खरीद लिए।
3 महीने बाद वही दोस्त और मैं उसी गैस स्टेशन के पास से गुजरे। निश्चित रूप से प्रति गैलन भाव लगभग 15% बढ़ गए थे। एक बार फिर छोटा मुर्गा चिंता करने लगा और शिकायत करने लगा। मैं मुस्कुराया, क्योंकि 1 महीने पहले ही इस छोटी ऑयल कंपनी ने तेल भंडार खोज लिया था और उसके सलाह देने के बाद उस शेयर का भाव $3 से ज्यादा बढ़ गया था। और अगर मेरे दोस्त की कही बात सच है तो गैस के भाव बढ़ते रहेंगे। अगर लोग ये समझ लें कि शेयर बाजार के निवेश में स्टॉप कैसे काम करता है, तो ज्यादा लोग हार से बचने के लिए निवेश करने के बजाय जीतने के लिए निवेश करने लगेंगे। स्टॉप एक कंप्यूटर निर्देश है जो भाव गिरने पर आपके शेयर को अपने आप बेच देता है, ताकि आपका नुकसान कम से कम हो और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। जो लोग हारने से घबराते हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया तरीका है। इसलिए जब भी मैं लोगों को उनके मैं नहीं करना चाहता पर ध्यान केंद्रित करते देखता हूं और वो जो चाहते हैं उस पर से ध्यान हटाते हुए देखता हूं, तो मैं समझ जाता हूं कि उनके दिमाग में बहुत शोर हो रहा होगा। छोटा मुर्गा उनके दिमाग पर हावी हो गया है और चिल्ला रहा है, आसमान गिर रहा है और टॉयलेट खराब हो रहे हैं। इसीलिए वो अपने नहीं करना चाहता से बचते हैं, लेकिन इसकी वो भारी कीमत चुकाते हैं। वो जिंदगी में जो चाहते हैं शायद वो उन्हें कभी नहीं मिलेगा। विश्लेषण करने के बजाय उनके अंदर बैठा छोटा मुर्गा उनका दिमाग बंद कर देता है। अमीर डैडी ने मुझे छोटे मुर्गे से निपटने का एक तरीका बताया था। वही करो जो कर्नल सैंडर्स ने किया था। 66 साल की उम्र में उन्होंने अपना कारोबार गंवा दिया था और वो सामाजिक सुरक्षा के चेक पर गुजर बसर कर रहे थे। ये राशि बहुत कम थी, इसलिए फ्राइड चिकन की अपनी रेसिपी बेचने के लिए वो पूरे अमेरिका में घूमने लगे। किसी के हाँ कहने से पहले उन्हें 1009 बार नहीं कहा गया और आगे चलकर वो उस उम्र में करोड़पति बने जब अधिकतर लोग काम छोड़कर आराम करना चाहते हैं। अमीर डैडी हरलैंड सैंडर्स के बारे में कहते थे, वो बहादुर और लगनशील इंसान थे। तो जब भी आप शंका में हों और थोड़ा सा डर महसूस कर रहे हों, तो वही करें जो कर्नल सैंडर्स ने अपने छोटे मुर्गे के साथ किया। उन्होंने उसे भून डाला।